कोई उत्तर या प्रश्न? हाँ। महायोगी श्री अरविंद ने इतना साहित्य लिखा है और उसको फिर उसके बाद मुश्किल से किसी को लिखना पड़ा होगा। सावित्री को उन्होंने कहा कि इट इज माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और फिर इसको कहा जाता है इट इज द विजन ऑफ सुप्रीम लिबरेशन, इट इज द फ्यूचर पॉइंट, और इसको वेद भी कहा गया है। ये सच है कि श्री अरविंद और माता जी, और ये मैंने कई बार स्वयं भी महसूस तो हम करते ही हैं, शेयर भी किया है कि आध्यात्मिक विकास के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट स्पिरिचुअल रेवलेशन को सीधा हर एंगल से किसी ने अप्रोच करके, लिखित का भी एक, और माँ की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो करके, मतलब अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है कि भाई एक गीता दे दी, एक रामायण आ गई। अद्भुत हैं, लेकिन जीवन के इतने एस्पेक्ट होते हैं, इतने आयाम होते हैं, हर एस्पेक्ट को, जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करते हुए, जो यदि आज तक कोई स्पिरिचुअल लिटरेचर मेरी दृष्टि में तो नहीं प्रकट हुई है, ईस्ट में या वेस्ट में। इधर उधर एस्पेक्ट्स हैं, हाई बिंदु हैं, ये तो पूरा हिमालय वो साथ में ले आए। एक हाई पीक, दूसरी हाई पीक ऐसे नहीं है। और मिनिमम जो हम कर सकते हैं कि पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन सावित्री में उन्होंने उस सब को कंप्रेस करके, और इसलिए हमको थोड़ा सा श्री अरविंद के साहित्य के इतिहास में जाना पड़ेगा कि रफली हम श्री अरविंद की राइटिंग्स को 4 पर्टिकुलर फेज वाइज, मतलब जैसे जैसे कहाँ पे वो लिखी गई, क्या कंटेक्स्ट था, उसमें हम लोग डाल सकते हैं। एक है जो पांडिचेरी आने के पहले का साहित्य है, उसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि बांग्ला राइटिंग से, जब बांग्ला राइटिंग बाद की भी चीज़ें उसके अंदर है, पर मुख्यतः धर्म में जो लेख थे, और उसके साथ में कर्मयोगी और वंदे मातरम। और ये अपने आप इंदु प्रकाश के भी कुछ लेख हैं जो अर्ली कल्चरल राइटिंग्स में आती हैं, अब जो कलेक्टेड वर्क्स हैं, अपने आप में अद्भुत हैं, पर उसका एक बैकग्राउंड है। उसमें श्री अरविंद भारत भूमि को जगा रहे हैं, और वो पूरी राइटिंग्स का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक तरह से अपनी आत्मा से परिचय पाएँ। जैसे गीता के विषय में उसमें एक पुस्तक है, राइटिंग्स हैं जो आप पुस्तिका के रूप में उपलब्ध भी है, गीता की भूमिका, बहुत अद्भुत पुस्तक है वो, बांग्ला राइटिंग्स से है, इंट्रोडक्शन टू द गीता। उसमें वो एस्पेक्ट वो टच करते हैं गीता का जो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, कि वार का बैकग्राउंड क्या है, संजय की दिव्य दृष्टि क्या है, श्री कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, तो बहुत सुंदर ढंग से। तो वो एक अपने आप में एक राइटिंग्स हैं जो बहुत, एज वी कैन सी। फिर जब श्री अरविंद का कंप्लीट साइलेंसिंग एंड स्टिलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, निर्वाण, उसके बाद वो निकल के कर्म योगी कुछ समय तक एडिट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि उसमें एक अलग चीज़ आ रही है, कोई बहुत ऊपर से आ रही है। ये भी बहुत सुंदर है, पर ये जैसे हृदय की गहराई से निकल रही हैं बांग्ला राइटिंग्स, वंदे मातरम इत्यादि। फिर जो दूसरा फेज है साहित्य का, लिटरेचर का, वो 1913 में आती है, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट, श्री अरविंद उपनिषद, थॉट्स एंड एफोरिज्म, जो उस समय वो लिखते थे, पर मुख्यतः आर्य। तो जितने भी मेजर वर्क्स हैं, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, ह्यूमन साइकिल, वेदों पे कमेंट्री, सीक्रेट ऑफ द वेदास, फिर वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स को लेकर, एसेज ऑन द गीता, ये सारी की सारी वो 1920 तक प्रकट, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। और इसके द्वारा श्री अरविंद एक तो हमें अपने पास्ट से परिचय कराते हैं कि वास्तव में वेदों में क्या है, उपनिषद क्या है, और गीता का ना केवल सार क्या है, गीता का विस्तार क्या है। क्योंकि सार तो एक बात है, सार क्या होता है कि आप जितने श्लोक हैं उसके आधार पर आप एक निकालते हो कि मुख्यतः गीता क्या कह रही है।
पर कोई भी स्पिरिचुअल राइटिंग की एक विशेषता ये होती है कि उसमें जो कहा जाता है, बहुत कुछ है जो उसमें प्रत्यक्ष नहीं कहा गया लेकिन है, और उसको निकालना बहुत कठिन होता है। महाभारत है, उसके बारे में कहानी भी आती है, श्री अरविंद इसका वर्णन भी करते हैं इस कहानी का, कि जब व्यास ऋषि ने गणेश जी को कहा कि लिखो, वो तैयार हुए, तो उन्होंने कहा लेकिन आप रुकना नहीं, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा, कंटिन्यूअस आप बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा। अब ये देखिए कहानी के माध्यम से पहले क्या बताया जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा है कि ये अपौरुषेय है, दैट्स वाई महाभारत इज द फिफ्थ वेद, क्योंकि उसमें कोई सोच के लिखी हुई चीज़ नहीं है। वो इंस्पिरेशन के आधार पर, इंट्यूशन के आधार पर, ऋषि दृष्टा हैं और वो बस मुख से वाणी निकल रही है और गणेश जी लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन व्यास जी भी एक कंडीशन डालते हैं, कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको जो जो समझ आएगा उसी आधार पर आप लिखोगे। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आएगी तो आप रुकेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आती है। तो महाभारत में ऐसे कई जिसको इंग्लिश में कहा जाए नॉटी, KNOTTY वाले ऐसे श्लोक हैं जो थोड़े से जटिल हैं और बड़े इंटरेस्टिंग हैं कई जगहों पर, वो अपने आप में एक विषय है। तो वो कुछ क्षण को रुकते हैं तो ये अपनी सांस पकड़ के इंस्पिरेशन फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से श्री अरविंद गीता में, अब गीता में श्री अरविंद सुपर माइंड की बात करते हैं। अब वो सुपर माइंड कहाँ है? गीता में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन जगह जगह पर इसका हिंट है कि श्री कृष्ण वहाँ जाते हैं और मानो वो द्वार खोलते खोलते रह जाते हैं। और क्यों रह जाते हैं कि एक तो कंटेक्स्ट अलग है, मनुष्य तैयार नहीं है, तो वहाँ रुक जाते हैं और श्री अरविंद उसको स्पष्ट करते हैं। वही फिर उपनिषदों में भी है, इंटीग्रल योग की बात करते हैं। अब इंटीग्रल योग उपनिषद ऐसे डायरेक्टली नहीं कहती हैं, लेकिन ईश उपनिषद में इसके हिंट्स हैं। तो इस प्रकार से श्री अरविंद जो चीज़ है और जो अंदर में रिविलेशन के रूप में छिपी हुई है, और श्री अरविंद ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, एक तो उनके अंदर ये सारी फैकल्टीज जागृत हैं जो ऋषियों के अंदर थी, साथ ही उन्होंने योग के द्वारा ये सारी अवस्थाओं को प्राप्त किया है। वो तो आने के पहले ही जीवन मुक्त अवस्था में सारा पॉलिटिकल काम उनका चल रहा था, तो उनके लिए बहुत सहज था। जिस चीज़ को उन्होंने जिया है, श्वास लिया है, वो कमेंट्री नहीं है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है, एसेज ऑन द गीता में भी श्री अरविंद की कमेंट्री की है। मैं बताना चाहूँगा कि जब श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता लिख रहे हैं तो कहीं ऐसे नहीं आ रहा है ये श्लोक और उसका अर्थ, लेकिन प्रत्येक श्लोक का अर्थ है उसमें। वो कैसे उन्होंने ये लिखी है फ्लो करती हुई, फुटनोट में आप देखेंगे जगह जगह ये वाला श्लोक इसका अर्थ है, ये ऐसे नहीं कि इसका अर्थ है, पर वो नीचे लिखा है फुटनोट में। और किस तरह से उन्होंने उसको वीव किया है एक सुपरामेंटल लाइफ के लिए। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, जो भारत से, भारतीय परंपरा से जुड़े हैं, एसेज ऑन द गीता इज़ ए वेरी गुड बुक टू स्टार्ट विद, क्योंकि एसेज ऑन द गीता अपने आप में एक सार तत्व लिए। श्री अरविंद इसको फ्यूचर की ओर उसका विजन खोल देते हैं। तो ये सारी राइटिंग सेकेंड फेज जो 1920 तक माता जी के आने तक परमानेंटली। अब जब माता जी परमानेंटली आ जाती हैं, जैसे पहले बात हुई है, तो एक नई चीज़ प्रारंभ होती है। क्योंकि उसके पहले श्री अरविंद लिख रहे थे स्वांता सुखाए, आनंद में वर्षा हो रही हो, इम्पर्सनली लिख रहे हैं। वो किसी को पढ़ने के लिए ऐसे नहीं लिख रहे थे। माता जी ने उनको कहा था कि वाई नॉट शेयर, तो उन्होंने फिर आर्य और लिख दिए उन्होंने। अब आने के बाद 1920 से 1926 तक उनकी कोई राइटिंग नहीं है उस प्रकार से, लेकिन इवनिंग टॉक्स है। जो कुछ लिखना था आर्य में उन्होंने लिख दिया। लेकिन 1916 में उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, वो थी सावित्री। प्रारंभ एक तरह से 1893 में आफ्टर रिटर्निंग उन्होंने शुरू किया था बड़ौदा में, अर्थ एंड बियॉन्ड। लेकिन वो कहानी सावित्री की है, लेकिन वो प्रोजेक्ट टाल दिया गया था। तो फिर वो 1916 में जब विभीषिका हो रही है प्रथम विश्व युद्ध की, तो वो सावित्री के रूप में प्रारंभ हो रही है। तो फिर वो 1920 से 26 के बीच में इवनिंग टॉक्स हैं, वो भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अब वो
उसको फुल्ली ऑथेंटिक कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कन्वर्सेशन से रिकॉर्डेड ऐसे नहीं है, वो नोटिंग्स हैं पुरानी जी की, तो कई बार आपको मिलेंगी नहीं सहजता से। सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, पर हैं, वो पता चल रहा है, ऐसे नहीं कोई एक आध वर्ड इधर उधर छूटा होगा। बट उसके बाद 1926 के बाद जो पहली पुस्तक सामने आती है वो है 1927 में दी मदर, छप के 28 में आती है। नाउ यू सी, नाउ द होल थिंग चेंजेस। और उसके बाद उनके जितने भी लेटर्स हैं, मुख्यतः लेटर्स हैं, पोएम्स हैं, पोएम्स पहले भी हैं बाद में भी हैं, वो सारे वो सेंटर्ड हैं प्रैक्टिस ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ साधना, कैसे सोएं, कैसे भोजन करें, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, बच्चों का लालन पालन कैसे हो, मतलब ऐसे चैप्टर वाइज करा है उन्होंने संकलित। लेकिन मुख्यतः आध्यात्मिक चेतना से पूरे जीवन में उन्होंने समग्र दृष्टि डाल दी है। लेकिन इनके साथ साथ इनकी वो जो चल रही है सावित्री, वो चल रही है, और रिवाइज उन्होंने बाद में 1914 के से 20 के बीच जो लिखी थी, उनमें से मुख्यतः जो रिवीजन हुआ है वो लाइफ डिवाइन का हुआ है, द लाइफ डिवाइन का। उसमें कई चैप्टर्स हटा दिए गए, बहुत सारे ऐड किए, एक्सटेंड किया गया। सावित्री का एक्सटेंसिवली उन्होंने उस पर वर्क किया है। उन्होंने 12 बार सावित्री को ही रोट एंड री रोट। और वो कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं शेरविंद। अब देखिए, यही जो कहते हैं ना शब्दों के पीछे, तो सावित्री में शेरविंद कहते हैं आई यूज्ड इट एज ए मीन्स ऑफ एसेंशन। वाक हमारी चेतना के ऊपर उठने का एक माध्यम होता है, साधन होता है। इसलिए वो कहते हैं पोइट्री अपलिफ्ट्स, कविता के अंदर ये सामर्थ्य होता है आपको। तो बार बार जैसे जैसे वो उच्चतम जो चेतना के स्तर हैं उसको शब्द में, वाक में कैसे वो प्रकट कर सकते हैं, ये उनका प्रयास था। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है कि जैसे जैसे हमारी वाणी का उन्नयन होता है, जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, तो प्रकट करने का जो एक माध्यम होता है चेतना की अवस्था का, वो है वाणी। तो वाणी क्या करती है? मीडिएटिंग लिंक है, परावाक है और पश्यंती वाक है, वैखरी मध्यमा। वाणी एक माध्यम है, और जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वाणी बड़ी संयत, मधुर, रिदमिक, मांत्रिक होती जाएगी। इवन ऑर्डिनरी लाइफ में किसी व्यक्ति की चेतना कहाँ पर है, ये उसकी वाणी के माध्यम से आप जान सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनिए और उसको बोलने दीजिए। लोग कहते हैं ना कि हम देखेंगे बंदा कैसा है, व्यक्ति कैसा है, कुछ नहीं, आप उसको बोलने दीजिए, आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। वाणी अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्ति का माध्यम है ना जो आपके अंदर है। आप पत्र लिखेंगे, करेंगे। आप देखिए इस वाणी पर कितना अटैक हो रहा है मनुष्य के आज के समय में, किस तरह की वाणी होती जाए, प्रयास हो रहा है कि इसको कैसे तोड़ दिया जाए। वाणी एक बहुत सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का, और ऑफ कोर्स इसमें शक्ति होती है, तोड़ भी सकती है, वो एक अलग बात है। तो वो वाणी के माध्यम से जो उच्चतम स्पंदन, ऋषि क्या करते थे, जैसे जैसे अपनी चेतना में उठते थे, मंत्र उनको, मंत्र दृष्टा थे, मंत्र दिखते भी थे उनको सूक्ष्म दृष्टि के साथ में, और वो श्रुति के द्वारा रिवील भी करते थे, इंस्पायर्ड हियरिंग। तो वो सत्य दृष्टा भी थे और सत्य श्रवण भी करते थे। श्रवण यानी वो एक आंतरिक चेतना में वो शब्द उतरते चले जाते हैं, कभी जानते हैं इस फिनोमेना को। तो वो उच्चतम लेवल्स पे जाके वो रिद्म अपने आप, इसमें ये नहीं कि प्रयास करना पड़ता ऊपर, ये भी अपौरुष है कि वहाँ पे क्या लिखा है, कैसे आ रहे शब्द। नो, आपकी चेतना उठी होती है, खुली होती है, और वो जो स्पंदन है वो वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो जब इस तरह की मंत्रविद वाणी प्रकट होती है तो उसका प्रभाव भी उतना ही सशक्त और शक्तिशाली होता है। दैट इज़ वाई मंत्रों पे मेडिटेट किया जाता है। मंत्रों को कि आप मेडिटेट करेंगे, ईश उपनिषद के मंत्र हैं, गीता के मंत्र हैं, तो अपने आप में उनके अंदर ये शक्ति होती है हमारे अंदर द्वार खोलने की। तो सावित्री को मंत्र माने इसका नाम दिया है मंत्रा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रत्येक मंत्र में ऋषि की शक्ति प्रकट होती है। जब कोई भी डिवाइन बीइंग धरती से विड्रॉ करता है, क्यों विड्रॉ करता है? क्योंकि जड़ तत्व अधिक समय तक
नहीं उस उच्च चेतना को रख सकता है, तो अपनी वाणी का गिफ्ट देके जाता है। माता जी श्री अरविंद ने बहुत कुछ गिफ्ट के रूप में दिया है, परंतु वाणी का गिफ्ट होता है कि वाणी एक मीडिएटिंग लिंक है उस चेतना का जिसमें वो ऋषि या अवतार उठे हुए थे, और ये बाहर वाणी एक्सप्रेसिंग माइंड है, तो वो गिफ्ट दे करके जाते हैं। और ये नहीं कि मैंने जो कहना था, लेकिन उसके अंदर उनकी शक्ति है। तो सावित्री के अंदर उन्होंने समग्र दृष्टि, पूरे जीवन के सब एस्पेक्ट्स हैं सावित्री के अंदर। और सावित्री के जन्म से लेके कहानी है उनके बड़ा होने की, कैसे कैसे उनके कैसे चेतना का विकास होता है, फिर कैसे वो योग में सम्मिलित, योग कौन सा योग सावित्री करती हैं, और साथ में भविष्यवाणी, भाग्य क्या है, सत्यवान कौन है, सारी की सारे सत्य, और इसके माध्यम से पूरे जीवन का सत्य उन्होंने प्रकट किया है और मांत्रिक वाणी में किया है। तो यदि हम उसको केवल पढ़ते हैं तो अपने आप वो उसके स्पंदन, एज व्हेन द मंत्रा रिपीट्स इन योगाज हियर, तो धीरे धीरे हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं। और बहुत सारे अनुभव हैं बहुत लोगों के, मैंने इस पर बहुत सारी बात भी की है। कोई विशेष पक्ष सावित्री का अगर जानना चाहेंगे तो आई टेक दैट अप, आई कैन टेक दैट अप। सावित्री और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, मुझे लगता है जो इस योग में चल रहे हैं माता जी श्री अरविंद के, उनके लिए ये रोज की एक चीज़ होनी चाहिए। एक पैसेज पढ़ें और उसको लिखें, और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन भी, और उस पर मनन करें, रिफ्लेक्ट करें। अद्भुत है। Oh, linger not long with thy transmitting hands, praise vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God. Yeah, last line. तो वो बुक 3 कैंटो 4 में आती है, विजन एंड द बून। अशुपति की पूरी योग यात्रा इसलिए है कि एक नई संभावना धरती पर प्रकट हो सके, और वो अपने निज की योग यात्रा में उस संभावना को प्रकट होते हुए देखते हो। बुक 1 कैंटो 5 में है द ग्लोरी ऑफ द स्पिरिट। वो देखते हैं कि मोक्ष के बाद बहुत कुछ है जो संभव है, मतलब वो उन ऊंचाइयों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो यदि धरती पर प्रकट हो गई तो पूरी पृथ्वी रूपांतरित हो जाएगी। और उनके व्यक्तिगत चेतना में, उनके प्राण में, यहाँ तक कि शरीर में वो उसका अनुभव कर रहे हैं। तो अशुपति अचानक उनके अंदर एक अद्भुत भाव आता है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये सबका हो। वहाँ से प्रारंभ हो जाती बुक 2। अब वो सबका हो, वो तो अनुभव कर रहे थे, ए वास्ट डिसेंट लीप डाउन इन ए मोमेंट शॉर्टर देन डेथ लॉन्गर देन टाइम, वो पूरा आता है बुक 1 कैंटो 5 में। तो अब वो ये अपना व्यक्तिगत रियलाइजेशन को त्याग देते हैं, अबैंडन कर देते हैं कलेक्टिव रियलाइजेशन के लिए। यही माता जी ने बताया, वो बहुत अद्भुत त्याग है, अलग प्रकार का है कि नहीं, ये सबके लिए हूँ, केवल मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो विश्व चेतना में उठ गए हैं। अब वो सिर्फ मेरा ये भाव चला गया है अंदर से, ये अवस्था चली गई है। तो जाते 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 फिर बुक 3 में जब वो सारे नोन जो भी कॉस्मिक विश्व चेतना में संभव है वो सब टटोल लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो ट्रांसेंडेंट, विश्व चेतना के परे। तो अगर इस तरह से हम रिलेट करें तो बुक 1 में उनके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो कहते हैं 3 लेवल्स, तो उसमें डिवाइन और डिवाइन की संभावना। बुक 2 में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, में सब कुछ सुंदर असुंदर सब है अंत तक। और विश्व चेतना का अल्टीमेट, वो विश्व पुरुष के साथ उनका एकात्म होना। पर उसमें वो जो खोज है अब उनकी, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो जगन माता 1 arm half parts the eternal's will। अब वो बुक 3 में ट्रांसेंडेंट, परात्पर, उस क्षेत्र में चले गए। तो वहाँ पहले तो अननोएबल, हमारे वेदांत का एकमेव द्वितीयम, उसका अनुभव होता है उनको। और वहाँ पे उनके पास ये चॉइस है कि वो उसमें अपने को पूरी तरह मर्ज कर दे। लेकिन अशुपति तो इसलिए आए नहीं है, हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ। आप नहीं पढ़ा था 2 दिन पहले, हियर टू फुलफिल हिमसेल्फ वाज हिज सोल्स डिज़ायर, है ना, बहुत सुंदर। तो वो
असमंजस की अवस्था में हैं और अचानक फिर उस अननोएबल की हृदय से, उनके हृदय में जो छिपा है आप नहीं जा सकते वहाँ, बट दैट पावर, दैट लव कम्स आउट. इवन एज ए मदर टेक्स हर चाइल्ड, शी टुक टू हर सेल्फ वर्ल्ड एंड नेचर एंड सोल. वो एक यस के रूप में वो बाहर प्रकट होती हैं. क्या चाहिए? अब वो पूछ नहीं रही हैं क्या चाहिए. वो जैसी आती हैं बाहर, अश्वपति देखते हैं कि ओरिजिनल प्लान क्या है सृष्टि का. अब वो देखते हैं कि सृष्टिकर्ता के हृदय में क्या है जो धरती पर प्रकट करना चाहते हैं. और वहाँ पे हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन. ओरिजिनल प्लान तो ये है, लेकिन ये सब तो डिस्टॉर्ट हो गया है. अब उनके हृदय में एक बहुत बड़ी महत भाव कि यही तो प्रकट होना चाहिए. और तब वो बुक 3 कैंटो 4 में जगन माता कहती हैं, ओ सन ऑफ स्ट्रेंथ हु क्लाइम्स्ट क्रिएशन स्पीक्स, व्हाट दाउ हैस्ट वन इज दाइन बट आस्क नो मोर. कहती मैं जानती हूँ तुम किस अभिप्सा को लेके आए हो. सन ऑफ स्ट्रेंथ, तेजस्वी, तपस्वी, स्ट्रेंथ, कि तुम तो चढ़ आए हो यहाँ तक, तुमने देख लिया, तुम्हें ये मिल सकता है, तुमने तपस्या की है, और हे तपस्वी तुम्हारे लिए ये मैं दे सकती हूँ. बट आस्क नो मोर. सबका कल्याण, सब लोगों के अंदर ये स्थापित हो जाए. फिर वो उनको बताती हैं, नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट, alone thou standest at the eternal doors. हे अशुपति, हे योगीराज, तुम सबके लिए ये मांग रहे हो. देखो कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारी अभिप्सा में. धरती पर तो सब गफलत की नींद में सो रहे हैं. उनको तो केवल वो वाला भगवान चाहिए जो उनको हलवा पूड़ी मेवा लड्डू ये दे सके. हाँ, तुम चाह रहे हो नया जगत, एक रूपांतरित जगत, एक नवीन युग. नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट. आगे ये भी बताती हैं, आई एम द फायर एंड द कॉज ऑफ लाइफ. मेरा ही ये सच है. वो कहती कि हाँ, इस सारी सृष्टि का आधार मैं ही हूँ, मेरी ही शक्ति से सारा जगत उत्पन्न हुआ है. बट टू इमेंस माई डेंजर एंड माई जॉय, ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ. मैन इज नॉट रेडी टू बेयर द इन्फिनिट्स वेट. अभी वो सीमाओं में रह रहा है मनुष्य, सीमाओं में रहने दो उसको, होगा कालांतर में. अंत में कहती हैं कि देखो यहाँ तक आ गए हो, अब मैं ये तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ कि तुम अपने जो हृदय का ये फ्लेम है इसको मर्ज मत करो. तुम संसार में रहो और तुम एज ए ग्रेट मास्टर लोगों को लीड करो, वहाँ तक तैयार करो. पहले जा करके तैयार करो लोगों को. फिर एक दिन आएगा जब above blind fate and the antagonist powers, moveless there stands a high unchanging will. To its omnipotence leave thy works results, all things shall change in God's transfiguring hour. अब यहाँ पे काल की बात वो कहती है, हाँ ये ओरिजिनल प्लान है, लेकिन काल की गति में ये 10-20 हजार वर्ष, लाख वर्ष बाद आएगा. ये वो कह रही है. अब देखिए लॉजिकली भी देखें तो ये होना ही है. यदि धरती के अंदर दिव्यता का बीज है तो एक दिन तो प्रकट होगा. तो कह रही हाँ ऐसा होगा, लेकिन 10,000 साल 20,000 साल बाद. अब अशुपति यहाँ पे क्या बन के गए? हमारे बिहाफ पर प्लीड करने. ही इज द ग्राउंड रिपोर्टर. वो कहते वो ठीक है 10,000 वर्ष, मैंने तो साइकिल्स यहाँ चली जाती हैं, अवतार प्रॉफिट आगे चले गए हैं, मैं तो धरती की पीड़ा को लेकर के आया हूँ जगन माता. ना जाने मनुष्य तब तक रहेगा भी कि नहीं, कितने प्रलय हो जाएंगे. तो तब वो अंत में बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं जहां वो कहते हैं कि ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन, ओ ब्लिस हु एवर ड्वेलेस्ट डीप हिड विद इन वाइल men seek the outside and never find. ओ विजडम स्प्लेंडर क्रिएट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स. और फिर लास्ट में कहते हैं लिंगर नॉट लॉन्ग. आपने काल का एक ये जो चतुर्युग चल रहा है, लिंगर नॉट लॉन्ग विद दाई हैंड प्रेस्ड वेलली
ऑन वन सिंगल बार ऑफ टाइम। आपने ही खोला है ये द्वार, ये जो युग है उसका भी, सबका प्रारंभ तो वहीं से होता है। तो काल तो आपका दास है, 10,000 वर्ष क्यों? आप यदि चाहें तो ये तत्क्षण हो सकता है। एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट टू गॉड। हार्ट, काल के गर्भ में सारी संभावनाएं डाल दी जाती हैं, उसको पता है। काल वो है जो जानता है, इसीलिए कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान और भविष्य वो एक ही है। भविष्य, वर्तमान के अंदर भविष्य छिपा हुआ है। कौन जानता है उसको? काल, टाइम, क्योंकि उसी को तो परिवर्तन लाना है। वो बदलेगा, कहते हैं ना समय बदल गया, तो काल की गति उसके हृदय में डाल दिया गया है कि ये आपको ऐसे ऐसे करना है। तो उसके हृदय में है कि 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद एक, तो वो जानता है वो कितनी उथल पुथल लाएगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। इज द कॉस्मिक मैनेजर। तो कहते हैं कि उसने अपने हृदय में बंद करके रखा है, इतने काल के बाद वो प्रकट होने वाली चीज है, लेकिन आपके कहने पर वो अभी क्यों नहीं प्रकट कर देगा? एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट टू गॉड। तब जब ऐसा कहते हैं तो फिर वर्णन है, हिज प्रेयर सैंक इन द रेजिस्टिंग नाइट। वो तो कह रहे हैं, लेकिन कोई ये सुनने के लिए, देखने के लिए सब सो रहे हैं। लेकिन फिर उस समय हम देखते हैं कि माँ अपने वरदान देती हैं कि वन शेल डिसेंड, ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर आई हैव हर्ड दाई क्राई, वन शेल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ। और लास्ट में ए सीड शेल बी सोन इन डेथ्स ट्रेमेंडस आवर, ए ब्रांच ऑफ हेवन ट्रांसप्लांट टू ह्यूमन सॉइल, mortality shall overleap her mortal, nature shall overleap her mortal step, and fate shall be changed by an unchanging will. अब इसको मैं कई बार ऐसे जोड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लिखा है कि कलयुग कितने लाख साल के बाद आएगा, कहते हैं ना कुछ एक पुराना में। हाँ, तो मैं 4,32,000। तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ, लेकिन भगवान चाहें तो अपना प्लान बदल सकते हैं ना। एज इफ टाइम डेयर नॉट ओपन इट्स हार्ट ऑफ गॉड। उन्होंने लिखी है, वो कोई लिख करके, आफ्टर ऑल वो टाइम के मतलब क्या है? टाइम का अर्थ यही कि अनफोल्डिंग के लिए ये प्रोसेस चाहिए, यही प्रयोजन होता है काल की, भाई ये अनफोल्डिंग ऐसे से होगी, क्योंकि आप शीघ्रता से करोगे तो चीज नहीं प्रकट हो सकती है। तब वो कहते हैं कि अशुपति की ये तो आप चाहें तो ये सब संभव है, ये केवल एक तथास्तु नहीं है। काल की गति को मोड़ना, उसको बदलना, उसको पूरी तरह उसके अंदर जो कंप्रेस करना टाइम को, ये डिसोरिएंटिंग हो सकता है। मनुष्य तैयार नहीं है। अचानक उच्चतर चेतना प्रकट हो गई तो व्यक्ति अपना आपा खो सकता है। होता भी ऐसा योग में कई बार, सुप्रामेंटल जाते जाते इंफ्रामेंटल आप हो सकते हो। प्रचंड शक्ति है। तो कहती हैं कि ठीक है, अब मैं ग्रांट कर रही हूँ तेरी प्रार्थना, लेकिन इसके लिए मुझे ही आना पड़ेगा। मैं ही शरीर धारण करूँगी और धरती पर आऊँगी, तब मैं वहाँ पर ग्राउंड पर आके आई कैन चेंज। नहीं तो ये और कोई तरीका नहीं है इसका उपाय। डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ, चेंज नेचर्स डूम बाय द लोन स्पिरिट्स पावर। तो वो माँ के जन्म अवतरण का रहस्य है कि वो आती हैं, और उसको जब हम डिवाइन मदर उनकी लीला से, पार्थिव लीला से जब जोड़ के देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत लगता है किस तरह से वो जब छोटी थी तब उनके अंदर एक ऐसे सिटी उनके सामने आती थी, ऑरोविल जिसको बाद में कहते हैं, सारे वो आइडियल्स के साथ एक पूरे फॉर्मेशन के साथ आती थी। और जन्म से उनके अंदर ये था कि ये बदलनी चाहिए चीज़, थिंग्स मस्ट चेंज, और क्या क्या वो प्रकट करना चाहती हैं। शी हैड कम विद ऑल दिस, और फिर उनका देह भी इसलिए प्रिपेयर्ड था। तो यहाँ पे ये भी है कि वैसे तो जगन माता एक ही है, डिवाइन मदर हैं, बट अगर आपको रूपांतरण के लिए तो वो मैंडेट इनके पास है। इस नाम रूप में जो उन्होंने शरीर धारण किया है, उनके पास वो बदलने का मैंडेट है। वो अवतरण का अर्थ ही यही होता है, वो एक पर्टिकुलर विशेष प्रयोजन से वो आई है, एंड दैट इज दी
अब जब चूंकि टाइम को कंप्रेस किया जा रहा है और तीव्र गति से वो अनफोल्ड कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या है? बहुत जल्दी चीजें बदल रही हैं, इतनी बदल रही हैं कि 5 साल पहले का संसार आज नहीं है, और वो बहुत डिसओरिएंटिंग हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसी अवस्था हो ना कि समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, क्या करें क्या ना करें, तो एक चीज करनी चाहिए, होल्ड ऑन टू द मदर और बी हेल्ड बाई हर। कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, समाज के जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन एक चीज तो निश्चित है ना कि जो भी हो रहा है उसके पीछे तो माँ कहती है कि प्रेजेंट कंफ्यूजन इज टू हेल्प अस ग्रो, और वो बताती हैं अपनी राइटिंग्स में कि क्या होगा, गुड इज बिकमिंग बेटर, ईविल इज बिकमिंग वर्स। दोनों एक्सट्रीम सब उन्होंने बताया, अगर आप पढ़ो तो कोई डाउट नहीं होगा। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि पुराने जगत का ना केवल बुराई जानी है, इवन जिसको हम अच्छा कहते थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये भी जाना है, क्योंकि एकदम नई चीज आनी है। तो कोई मापदंड पुराना अगर उसके आधार पर हम प्रेजेंट को मेजर करेंगे तो फेल होंगे। यही बात सुबह इसकी बात हो रही थी कि एक जो आध्यात्मिक युग आ रहा है उसको पुराने मापदंड पे मेजर मत कीजिए कि बच्चे कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी बार, ये नहीं, ये इसका मापदंड अब खत्म हो गया है। अब जो परिवर्तन आ रहा है उनके अंदर में भगवान ने चाबी पकड़ी हुई है, उनके अंदर आ रहा है, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रहा है, एक नई चिप लगा के, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इतनी डेवलप्ड स्कोर आती है कि पुरानी जनरेशन को उनको कैसे टैकल पढ़ाना, क्या देना, उनको ये नहीं समझ में आता है। स्कूल्स आर गोइंग टू बिकम रिडंडेंट, भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए, चलने वाले नहीं है ज़्यादा दिन। ऑलरेडी डिजिटल एजुकेशन एक संकेत आया, स्कूल्स का समय चला गया है। लेकिन हम लोग के अंदर ये अभी भी, मैं जब जाता हूँ स्कूल्स को देखता हूँ तो देखिए आता है मेरे अंदर भाव, आई एम जस्ट शेयरिंग, कि आप देखते ना बहुत सारे कमरे हैं उसमें, ये लेबोरेटरी। अब शिक्षा स्कूल क्लासरूम के अंदर दी जाती है। कैसे दी जाती है? फिजिक्स है, फिजिक्स की किताब है, बच्चा गया उसको फिजिक्स पढ़ेंगे आज। आपने कभी देखा है कि कितने डिस्कनेक्टेड है वो आपके जीवन से? आपकी कुछ कनेक्शन नहीं है। हम पढ़ लेते हैं, उससे हमारी मेंटल मांसपेशियों का विकास होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इट हैज, सब ने पढ़ी ना फिजिक्स, अलजेब्रा, कोई एक इक्वेशन बता दीजिए, लेकिन पढ़ा है, सब पढ़ना पड़ा। लेकिन एजुकेशन का ये आधार ही गलत है, ये मेंटल वे ऑफ एजुकेशन है। जो स्पिरिचुअल वे ऑफ एजुकेशन ऐसे नहीं होगी। स्पिरिचुअल वे ऑफ एजुकेशन के लिए और हर चीज़ के लिए, ये चलो एक भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए, स्पेसेस रहेंगी जो डेडिकेटेड रहेंगी। अब क्या होगा? एजुकेशनल स्पेसेस, उसको पुराने समय क्या कहते हैं? गुरुकुल। अब बच्चे आ गए वहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या है, ऐसे पंख लेके उड़ रही है। अब आप उसको, उसके आधार पर हर चीज के माध्यम से आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ब्यूटी ये है सृष्टि की। एक कीड़े को आपने पिकअप कर लिया, अब कीड़े के माध्यम से आप कीड़े का भूतकाल क्या है, एटम सब आ गए, कैसे ये डेवलप हुआ है, यहाँ तक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आ गई, इसके आगे इसमें क्या संभावना है, भविष्य आ गया इसमें आप मिट्टी के एक ढेलों को लेकर ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। तो ये एजुकेशन का फ्यूचर है। लेकिन अगर मनुष्य तैयार हो, आप किसी भी चीज़ को, बच्चे का एक नेचुरल इंटरेस्ट अवेकन हो और वो आपसे प्रश्न करे, और अंत में वही ज्ञान काम आता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक नेचुरल ऑर्गेनिक वे में ग्रो किया। अभी ये मुश्किल है क्योंकि डिग्री चाहिए सबको, आश्रम के स्कूल में ये हटा दी गई है। तो जिस दिन ये चली जाएगी कि डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अब तो एजुकेशन पॉलिसी में पहला स्टेप उन्होंने लिया है, बड़ा डरते डरते लिया है, पर लिया है कम से कम, कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे एक टाइम तक।
हाँ, तो जिससे बच्चे अब ग्रो करें, नेचुरली ग्रो, तो एजुकेशनल स्पेसेस होंगी, तो उन स्पेसेस में इस तरह की चीज़ें होंगी कि बच्चे जिज्ञासा उनकी जागे, एक वृक्ष होगा, एक वो होगा, हाथ से बच्चे कुछ बनाएंगे और ग्रो करेंगे। और हर बच्चा एक हर चीज़ के माध्यम से वो जो उसका स्वधर्म है, फ्री प्रोग्रेस का अर्थ यही है, स्वधर्म के साथ प्रोग्रेस गाइडेड बाय द सोल, आप उसको उसके थ्रू लीड करेंगे टुवर्ड्स हिज ओन ट्रूथ एंड द कॉस्मिक ट्रूथ। उसी तरह से हीलिंग स्पेसेस होंगी, अस्पताल नहीं होंगे। अभी अस्पताल भी जाइए ऐसे ही लगता है ना, टिपिकल ये माइंड के स्ट्रक्चर्स हैं, कमरे 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 कमरे, जाती बेड नंबर इतना, रूम नंबर इतना। जैसे ही आदमी जाता है बस मुझे तो देख के लगता है ये भगवान क्या जगह है ये, क्लोरोफॉर्म की महक। पहले आपको रजिस्ट्री करने चले जाओ, वहाँ भीड़ लगी है, मारामारी हो रही है, बड़े अस्पताल में जाएंगे तो पैसा, आपको कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ सच में हो रही है क्या नहीं हो रही है। पहले ही पूछ लेते हैं वेंटिलेटर पे डालें कि नहीं डालें, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ठीक कर सकते हो। तो ये हीलिंग स्पेसेस नहीं है, सब वेल मीनिंग डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक नई चीज़ आनी चाहिए, हीलिंग स्पेसेस। वो भी इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाएं, प्रकृति के साथ संबंध हो। आप दवाई भी दीजिए, यू हैव टू गिव मेडिसिन, जो भी सिस्टम की आप देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति उसके अंदर से जब बाहर आए तो एक चेंज व्यक्ति हो। तो घर भी ऐसे होने चाहिए। अभी घर भी ऐसे होते हैं क्लोज्ड स्पेसेस, तो कम्युनिटी लिविंग आएगी। एक समय आएगा जब मोर एंड मोर आपकी कम्युनिटी लिविंग होगी, कम्यून्स। ये भविष्य है मनुष्य का, कम्यून्स कैसे। अब आप देखिए यहाँ पर सब लोग आते हैं, ये एक परिवार है, और एक परिवार होगा जो आपका फिजिकल फैमिली है ना। ज़्यादा आत्मीय कहाँ लगता है ना, उत्तर। तो ये कम्यून है। अब यहाँ हम लोग रहने की वो नहीं है अभी व्यवस्था, तो डिवाइडेड लाइफ है। यहाँ आते हैं तो अरे अपने, कितने साल बाद मिला हूँ मैं, तो कितने साल बाद आ रहा हूँ, पर घर लगता है। लेकिन जब वापस जाएंगे तो चाचा के ताऊ का बेटा का भतीजा की बुआ की पता नहीं क्या क्या, उसकी शादी, इसका ब्याह है। तो क्या हो रहा है, ये ट्रूथ नहीं है, फॉल्सहुड है, मिथ्यात्व का जगत है। अंदर से आप बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर से आपको लोकाचारी ये सब कर रहे हैं ना। तो कम्यून लिविंग होगी, कम्यून में बच्चे इस प्रकार से बड़े होंगे कि सब लोग हर एक बच्चे के लिए, हर एक जो कम्यून में है वो सब उसके ग्रोथ में सहायक होंगे। तो ये सब भविष्य में आने वाला है। पता नहीं हम लोग भविष्य में कैसे चले गए, काल, हाँ, टाइम डेयर नॉट। तो ये कंप्रेस हो रहा है और एक्सप्लोजन हो रहा है, और भगवान हमें ले जा रहे हैं उस तरफ द्रुत गति से। उसके कारण बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे लोग अब अपना जो उनके अंदर के बीइंग से जो मैच करने वाला परिवार है, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं उस तरफ। आप उनको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं। और अब संभावनाएं खुल गई हैं इंटरनेट के माध्यम से। आजकल कम्युनिटीज बनने लगी हैं, इंटरनेट कम्युनिटीज। तो बाहर से अगर एक दृष्टि से परिवार टूट रहा है, दूसरी दृष्टि से नए प्रकार के परिवार बन रहे हैं। अब नेचुरली ये बहुत डिसोरिएंटिंग है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होगा जो ये पैसेज, जिसको श्री अरविंद कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स सब्जेक्टिविज्म, जहाँ पर आप प्रारंभ में भूल करोगे, पर श्री अरविंद कहते हैं देयर इज़ नो अदर वे बट टू गो थ्रू दैट। डेंजरस है, लेकिन जब आपको नई चीज़ क्रिएट करनी है, अब उसमें ये संभव है कि 10 ही बच्चे एक जनरेशन में, मैं बता रहा हूँ 100 में से 10 जो अंत में वो करेक्ट उस पर आ जाएंगे। 90% हो सकता है कि वो भटके, पर प्रकृति इस प्राइस को पे करने के लिए तैयार होती है जब नई सृष्टि आती है। हम लोग अटैच्ड होते हैं, पर प्रकृति के लिए बहुत सिंपल है, दोज हु आर रेडी, तो वो इंक्रीज होता जाएगा और प्रवेश द्वार से जाते जाएंगे। तो ये एक नया जगत माता जी ने ला के उसको कंप्रेस कर दिया है। तीव्र गति से चीज़ें हो रही हैं, डिसोरिएंटिंग है, लेकिन जब डिसोरिएंटेशन होता है तो केवल माँ को पकड़ लीजिए, शी विल टेक अस, एंड वो ज्ञान भी दे देंगी कि चीज़ क्यों हो रही है, साथ में शक्ति भी देंगी जाने के लिए, और उसके लिए श्रद्धा की आंख चाहिए। सुप्रीम कंज्यूमेशन में भी वो
हम सावित्री को दे रहे हैं, लेकिन वो है पूरे ही भावी जगत के लिए। भावी जगत का है वो, भावी जगत का बोन है वो, तो शी हैज सिक्योर्ड इट फॉर अर्थ एंड मैनकाइंड। अब सिक्योर करने का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ अनमैनिफेस्ट में संभावना के रूप में छिपी है, अब वो विश्व चेतना में आ गई, क्योंकि वो एक व्यक्ति जो विश्व के अंतर्गत है उसने ये मांगा है। तो डोर खोल के जब वो बूंद सिक्योर की जाती है, मतलब अब वो विश्व चेतना में आ गई है। यही जो उस दिन बात हो रही थी ट्रांसेंडेंट, ये जो चतुष्पाद ब्रह्म में ही आता है ना, कि एक तो वो तूर्य अवस्था जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसमें वो प्रज्ञा में आती है, ट्रांसेंडेंट में रहती है वो। फिर वहाँ से वो कुछ बीज को एक चतुर्युग में कुछ बीज हिरण्यगर्भ, गोल्डन वोम्ब, तेजस, जो सारा वो ड्रीम जगत है, सब जगत उसमें आते हैं। फिर वो धीरे धीरे पकते हैं, फिर वो विराट बाहर प्रकट होते हैं। और हम लोगों के साथ भी यही है, एक जीवन में हम लोग अपनी कई संभावनाएं छिपी होती हैं कर्म के कर्व्स के रूप में, लेकिन हम लोग एक जन्म के लिए कुछ लेके आते हैं कि इस पर हम ये हैंडल करेंगे, और उतना लेके आते हैं। इट्स ए सिलेक्शन। बाकी बचा हुआ है जो जरूरी है हमारे अभी विकास क्रम में, उसको भी अनुभव करना है। लेकिन जब आपका विकास द्रुत गति से होने लगता है, तो व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने लगते हो जो आम तौर पर एक जीवन में व्यक्ति नहीं करता है। वो भी डिसोरिएंटिंग होता है। अब देखिए, पहले कुछ समय पहले सुपरामेंटल, उसके पहले के का जीवन जैसे ऑर्गेनाइज था। एक लाइफ में एक व्यक्ति का एक सीमित अनुभव का स्कोप था, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो जीता था, चला जाता था। उसमें जितना आपने किया उतना कर लिया। गांव में रहे, बड़े हुए, जो देवी देवता बचपन से मिले आपने देख लिया, ढूंढ लिया, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद चल, यही होता था इसको। अभी आप देखिए, आप अभी कितने मल्टीपल वेज इधर उधर द्वार खुल रहे मनुष्य के ग्रो करने के, हर चीज में। और वो नहीं, आप नहीं कर सकते आप उसको, और कंपार्टमेंटलाइज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड का युग समाप्त हो रहा है। आपको हार्मोनाइज करना है। आप ये भी नहीं कह सकते कंपार्टमेंटलाइज, ये इधर है, वो उधर है। हार्मोनाइज करना है। और वो इस प्रकार से ये द्वार खुलाए चिल्ड्रन, और ये तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। तो इवन शिक्षकों को अपनी शैली बदलनी है, अपना सारा। हायर एजुकेशन में अब जो उन्होंने प्रयोग इस बार लिया है कि कोई भी स्टूडेंट, माने ऐसा वो बंधी हुई चीज़ नहीं कि वो केवल साइंस। हाँ, इस बार बहुत अच्छा किया। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इस बार की नीति में, शिक्षा नीति में आई हैं कि वो कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकता है। श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन में ये है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में, कि आप कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ से फील्ड भाई गए गुजरात और मोदी जी के साथ। हाँ, वो पूरा एक समय भी होता है, एक कालखंड होता है। गुजरात में बहुत अच्छी हुई शिक्षा नीति, लेकिन ये नहीं अप्लाई हुआ था। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वो सब साथ में आते हैं। और किस समय आए, जब श्री अरविंद का 150वां, तो वो उसके पहले एक तैयारी और उसका परिणाम धीरे धीरे अभी और भी बहुत कुछ आएगा। ये तो बस एक प्रारंभ है। मैनी थिंग्स हैव टू कम। स्कूल्स अल्टीमेटली रिडंडेंट होंगे, एजुकेशनल स्पेसेस होंगी जहाँ बच्चे जाएंगे, ग्रो करेंगे, खेलेंगे आपस में। वो तो ज़रूरी है। केवल डिजिटल एजुकेशन की ये प्रॉब्लम है कि वो मिलना जुलना, भाईचारा, वो भी संपर्क उनको सीखना होता है ना। और कम्यून लिविंग होगी, तो ये भी अब कई जगहों पर ये आ रही है चीज़, कम्यून लिविंग। जो जैसे नॉस्टिक कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटी डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर, एक विशेष इसके प्रति, आप आइडियल के प्रति, लोग वहाँ पे फ्लैट बना के, घर बना के रहना प्रारंभ कर रहे हैं। ये हो रहा है, रशिया में हो रहा है, अमेरिका में इस तरह का प्रयोग। भारतवर्ष में आश्रम क्या है? कम्यून है। आश्रम इज ए कम्यून। श्री अरविंद कहते हैं कम्यून इज द नेक्स्ट स्टेप। और वास्तव में लाइफ ऐसी शुरू हुई थी, ट्राइब्स से शुरू हुई थी। ट्राइब्स होते थे, एक कुल के कुछ लोग हैं जो
वो साथ रहते, उनके कॉमन कुछ कोड थे, लेकिन ट्राइब अल्टीमेटली उस रूपांतरित रूप रहेगा कम्यून, और इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर जरूरी है। ये सब चीज़ें आने वाली हैं। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको एक रीजनेबल ऑटोनॉमी है कि आप अपने कम्यून के अंदर किस तरह से आप चीज़ों को कंडक्ट करोगे। अब ये जो भाव है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, एक्टिव हो गया है धरती के अंदर, लेकिन इसको जैसे हर चीज़ को पहले डिस्टॉर्ट किया जाता है, अब इसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। ऑटोनॉमी ऑफ ए रीजन, ऑटोनॉमी का ये अर्थ नहीं होता है। ऑटोनॉमी का अर्थ होता है कि आपकी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, एक अच्छे ढंग, सो लॉन्ग एज इट इज़ ऑब्वियसली नॉट हार्मिंग, आप उसको डेवलप करो अपने आधार पर। दैट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज़ नॉट मैं कट जाऊंगा और मैं अपना एक राष्ट्र बना लूँगा, वो नहीं संभव है। लेकिन ये ऑटोनॉमी होगी और होनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पर है, ये कम्यून्स हैं, इन्होंने मिल करके एक नया, जैसे पहले होता ना गांव में विलेज पंचायत, ये इसका अर्थ ये था कि भाई हम यहाँ पर डिफरेंट ढंग से डील करते हैं। अब ऑरोविल क्या है? ऑरोविल यही है ना, ऑरोविल में पुलिस नहीं है, तो उन्होंने आपस में निर्णय किया है। टैक्स सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने ये आपस में निर्णय किया है कि आपके ऊपर है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा दे, ये आपकी अपनी सिंसेरिटी पे छोड़ा जाता है। चोर भी हैं, टैक्स चोरी करने वाले लोग, और ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कैश नहीं रखेंगे यहाँ पर, ऑरोविल में है ये। तो ये एक प्रोटोटाइप है, एक विलेज ही है वो प्रोटोटाइप, कि ऐसा गांव जहाँ हम लोग इस तरह से रहेंगे, या आपने डिसाइड किया कि इस गांव में हम संस्कृत बोलेंगे, ऐसे भी गांव आए। तो ये कम्यून भविष्य है। तो ये जो कंसेप्ट जो पहले था, एक जिस तरह से अभी टाउन्स, ये बहुत हेल्पफुल नहीं है मनुष्य के लिए, क्योंकि सिटी लाइफ तो डिज़ायर के अराउंड डेवलप होती है, तो वो वहाँ पे जाके ब्लॉसम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब भविष्य में आने वाला है, तैयार हो जाए हम लोग। सुंदर भविष्य है। सर, अपनी मर्जी से विद्यार्थी हाँ, कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक चुनाव करके, तो ऐसे टीचर्स का क्या होगा? और टीचर्स हैव टू बिकम योगीज। क्योंकि बात सब्जेक्ट की नहीं है, बात है कि सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट एक माध्यम है संपूर्णता समग्रता की ओर ले जाने का। ये सब्जेक्ट, ये माध्यम है। आप साइकोलॉजी ले लें, हीलिंग ले लें, ज्योग्राफी ले लें। अभी मैं एक दो सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ। ज्योग्राफी ले लीजिए, तो ज्योग्राफी में तो एक तरीका है कि भाई ये देश है, यहाँ पे ये क्लाइमेट है, वेदर चेंजेस होते हैं, ये चीज़ गेहूँ यहाँ ज़्यादा होता है और वहाँ चीनी शुगर बोल है। तो ये तो आपने बाहर से डेटा दे दिया है, तो कोई भी डेटा दे देगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये राष्ट्र, ये भूमि जो है, इसके अंदर ऐसा क्या है? ये भूमि किस चीज़ का संकेत है? ये तो संकेत को पकड़ेंगे, फिर वो पूरी टोटलिटी। अब ज्योग्राफी शुरू, ये भारत का फॉर्मेशन। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ कि ज्योग्राफी में आप ये बताइए कि भारत कैसे बना था। उसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिपरकशन है। पहले तो एक ही था सब, फिर वो दो भाग में खंड हो जाता है। पैन जायरा ऐसे नाम था, फिर दो भाग में, फिर उसमें से एक भाग टूट करके फ्लोट करता है, और वो एक भाग से टूटता है, दूसरे भाग में जाके हिट करता है। जब हिट करता है तो हिमालय जन्म लेता है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया तो बना ही है जोड़ने के लिए, टू साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट, बना ही इसलिए है। और उसकी पूरी यात्रा, और इसीलिए कनेक्शन है इंडिया के साथ सबका, ऑकल्ट कनेक्शन है। जैसे वो आपकी जो होती है ना, बच्चा जन्म लेता है प्लेसेंटा, वो एक सूक्ष्म नाल, क्या कहते हैं उसको, नाल ही कहते हैं ना, वो तो हमेशा जुड़ी रहती है। तो वो सब लोग भारत को ढूंढते हैं, भारत को ढूंढते हैं, सुन रखा है भारत के बारे में, क्योंकि ये एक सटल अट्रैक्शन है। तो उस तरह से जब बच्चे ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इवन अगर भारतवर्ष में, आप केवल भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेश हैं, अब आप इमेज ले लीजिए सिर से लेके पांव तक, तो मस्तिष्क,
कश्मीर में क्या था, सारे के सारे पॉसिबिलिटी फिलॉसफिकल सिस्टम्स वो कश्मीर में थे। वेदांत, तंत्र, बुद्धिस्ट, सारी के सारे फिलॉसफिकल सिस्टम्स वहाँ पर एक लाइब्रेरी के रूप में हैं, और लोगों ने उसको धारण किया था। उस पर अटैक हुआ, वो एक दूसरी कहानी है। उसके बाद आता क्या है, एक्सप्रेशन, मुखर, वो आ गया हस्तिनापुर, सारी की सारी वॉइस ऑफ द पीपल, या जो भी कहिए। फिर आया हृदय, मध्य प्रदेश हृदय प्रधान, नेचुरली वो मध्य प्रदेश। फिर दोनों तरफ भुजाएं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब दोनों भुजाओं का अंतर होता है। लेफ्ट क्या करता है, वो बड़े प्यार की अब थपकी देता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आपको लगेगा माँ भारती की वो बाएं हाथ है, कैरेस कर रही है। वहाँ लोगों को नो बोलना नहीं आता है, पता है, ना करना नहीं आता है वो। हाँ, और वो क्या है, मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, नारी प्रधान है। बायां हाथ क्या होता है, वो नारी प्रधान गुण उसके अंदर है, सॉफ्ट, टेंडर। अब जाइए, आपको वहाँ पर दिखाई देगा ये। मणिपुर चले जाइए, जहाँ भी इतने, यहाँ वहाँ जो विद्रोही भी हैं, उनको लगेगा कि क्या तुम विद्रोह कर रहे हो। और राइट हैंड जो चले जाइए, हरियाणा, पंजाब, जट द पुत्र, राजस्थान, मेवाड़, भूमि राजपूतों की, आप देखिए, इट्स द राइट हैंड, हैंड रेडी टू स्ट्राइक, थप्पड़ मारने वाले। भूमि पर लाठी रख दी, मारी भूमि से, बस हो गया, हो गया ना राइट हैंड। ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद आप और नीचे जब जाइए, तो जो स्टमक हो, जहाँ डाइजेस्ट होती हैं चीज़ें, जहाँ चीज़ों को ऊपर से आती हैं लेकिन उनको डाइजेस्ट किया जाता है और उनको कंजर्व किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप सदर्न स्टेट्स में देखेंगे। उनको डाइजेस्ट करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। एक्चुअली अगर भारत पे इतने अटैक हुआ, प्रिजर्व कहाँ पर रही, सदर्न स्टेट्स में रही, प्रिजर्व किया उन्होंने। और अंत में आप देखिए कि पाँव को कौन पखार रहा है, सागर पखार रहा है पाँव को। तीनों तरफ से सिंधु आकर, केरला कैसे बना था केरला। अब ये सब इतिहास पढ़ाना चाहिए बच्चों को। पता है केरला कैसे बना था, परशुराम ने जब वहां संहार कर दिया तो कहा ये फरसा मेरे हाथ में रहेगा ना तो प्रॉब्लम होगी, तो फरसे को उन्होंने फेंका। और जब परशु अपना फेंका उन्होंने, तो उस समुद्र में यहाँ पर गिरा और समुद्र ने उनके लिए भूमि दी। तो केरला को कहा जाता है ना गॉड्स ओन कंट्री, देवभूमि। तो अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, भारतवर्ष में कैसे लिंक हुआ है। एक देवभूमि उत्तराखंड में है और एक देवभूमि केरला में है। और अब देखिए पूरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। शिव पूरा उत्तर से दक्षिण तक आते हैं। कन्याकुमारी की कहानी है, कन्याकुमारी की कहानी पढ़ना का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कन्याकुमारी, इटर्नल वेट फॉर शिवा। हाँ, तो शिव जी ने जोड़ दिया उत्तर और दक्षिण भारत को, और कृष्ण जी ने क्या किया, पूरब से पश्चिम तक जोड़ दिया। द्वारका से द्वारकाधीश और मणिपुर तक। आप देखिए मणिपुर में पूरी क्या कृष्ण जी की भक्ति है। और जहाँ खुद नहीं जा सके अर्जुन को भेज दिया, शादी ब्याह भी कर लिया उन्होंने। मणिपुरी प्रिंसेस से विवाह हुआ था अर्जुन का। तो आप देखिए कैसे बिटवीन द टू दे हैव टेकन केयर ऑफ। और पूरा, ये तो दो साइड हो गए ना, पूरा कौन जोड़ रहा है, माता सती के अंग प्रत्यंग। फिर कहानियों से जोड़ा, कहानियां नहीं है अब हमारा, हमको ये सब बताना चाहिए कि पाकिस्तान है हमारा। क्यों? क्योंकि वो तो शाल्व देश, और वो वहाँ तो सावित्री की जगह है, मद्रन सावित्री। वहाँ आप देखिए मैप में अभी भी है, इट वॉज इंडिया। गांधार, कंडहार, तो वो तो भारतवर्ष का है ही है, भाग है। तो जब हाँ नीला, तो जब हम इस तरह से भारत को देखते हैं,
अब ये क्या है? ये ज्योग्राफी है, लेकिन ये ज्योग्राफी में एक विजन है लिविंग मदर का। तो और उसमें आप कनेक्ट करते हो, फिर जहां भी जाएंगे तो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फीट कहाँ है भारत भूमि के? ये समुद्र के भीतर। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है भारत के लिए। जो ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊपर सूर्य से, दूसरा समुद्र से है। अभी भारत ने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है पूरी। नाउ दे हैव स्टार्टेड, थोड़ा लेट बट बेटर, देर आयत दुरुस्त आयत। ऊर्जा का स्रोत है, भोजन का स्रोत है, भारत के पास निधि है, तीन तरफ सूर्य की भी है। नाउ दे आर टर्निंग। तो अगर आप धरती को अगर देखें तो सारी ऋतु परिवर्तन, परिक्रमा, एवरीथिंग, आप किसी चीज ज्योग्राफी के माध्यम से यू कैन रीच द डिवाइन। हिस्ट्री क्या है? राजाओं की लड़ाई नहीं है, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए इतिहास, हमारी हिस्ट्री क्या है? रामायण महाभारत, वही रिपीट होती है। तो अब जब कोई युद्ध होता है तो लोग, अब बच्चों को ये दृष्टि अगर आ जाए कि हमको ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज का विजय होगा तो वो भविष्य का रास्ता खोलेगी, और कौन सी चीज मनुष्य को फिर पीछे ले जाएगी, तो वो हिस्ट्री है। क्लैश एंड कन्फ्लिक्ट है जिसके माध्यम से द्वार खुल रहा है। साइंस, भगवान कैसे कार्य करता है इस सृष्टि के अंदर, तो साइंस बड़ी फैसिनेटिंग है। आप देखिए, लाइट की स्टडी अगर करें बच्चे इस तरह से, लाइट का ओरिजिन क्या है, क्या वो मैटर से अलग निकली है या उसका साइमल्टेनियस ओरिजिन है? बड़ी, मैटर तो एटम से बना है, लाइट तो फोटोन से बनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। लाइट का बर्थ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, श्री अरविंद कहते हैं तुम वाटर को नहीं समझ सकते बिना ब्रह्म को जाने। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये क्या बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज वाटर जैसी हैं? तो इस प्रकार से ये एक शिक्षा होगी नेचुरली। इसीलिए मैंने कहा शिक्षक को योगी होना पड़ेगा, और योगी दो कारणों से होगा। योग दृष्टि से वो इन चीज़ों को जाना जा सकता है, अभी इसकी कोई किताबें नहीं हैं। और दूसरा ये कि बच्चे की साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करना। कोई बच्चे के अंदर स्वधर्म क्षत्रिय भाव है, किसी बच्चे के अंदर हाथ से काम करने की कला है, तो वो विधा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में ट्रेनिंग देनी है। क्या जरूरत है सब बच्चे 10वीं क्लास पास हों, 12वीं क्लास पास हों, तब तक वो उनको जो प्रकृति ने उनको गुण दिया है वो लूज कर देते हैं। जबकि अगर वो ले करके चलें तो दे विल डू वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत बड़ी क्रांति न जाने कितनी आएंगी। श्री अरविंद माता जी ने सब लिख दिया है, कम से कम थोड़ा बहुत हो तो बहुत ही अच्छा हो। मुझे तो किसकी? एरोविल जो नया बना, अभी रिसेंटली बना 1968, हाँ परफॉर्मेंस विश्व चेतना में अपना परफॉर्म, बिल्कुल, दोनों तरह से ऑरोविल और आश्रम। इसके बारे में भी आपको? हाँ जरूर। ऑरोविल, माता जी ने बताया कि ऑरोविल का प्रारंभ तो वहाँ से हुआ था जब माँ फ्रांस में थी। तो फ्रांस में उनके अंदर ये फॉर्मेशन के रूप में आया था, नया जगत, नई एक टाउनशिप के रूप में, जहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा, जहाँ लोग पैसे के लिए नहीं जिएंगे, काम करेंगे जॉय के लिए, सबके लिए सब कुछ होगा प्रोवाइडेड, लेकिन उसका आधार डिवाइन सर्विटर। ये सारी चीज़ें उनके अंदर में आई, पर उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया कि अभी तैयार है क्या धरती, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। फिर जब श्री अरविंद के साथ रहने लगी तो 47 में एक बार फिर वो फॉर्मेशन आया, और लगभग बात हो गई थी उस समय ऑरोविल के जन्म की। जो हैदराबाद में जो फैमिली थी, इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, जो बाद में दारा और उनके माता पिता, तब ये जब बात हो गई थी उस समय ये ऑरोविल बनने की कुछ तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने कहा था हम पैसे भी दे देंगे और ज़मीन भी दे देंगे। ज़मीन कहाँ देने वाले थे? वो हैदराबाद के पास देने वाले थे। लेकिन जब वो लास्ट में उन्होंने कहा, लेकिन इसका फाइनल कंट्रोल वो रखना चाहते थे कि ये ऑरोविल का बाहर के साथ क्या संबंध होगा ये हम निर्धारित करेंगे। तो उसको भी उन्होंने कैंसिल हो गया, फिर बात आई गई, ख़त्म हो गई। हैदराबाद के पास एक जगह, उसका क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, वो फाइनली वो जगह आ गई है,
सेंटर के पास हैदराबाद में जो मधुसूदन रेड्डी जी ने वहाँ सेंटर ऑफ ह्यूमन यूनिटी बन रहा है, बट एक्चुअली वो इस भाव से बनने का मतलब माँ ने वहाँ पे देखा था ये विजन। उसके बाद फिर ये भूमि थी जहाँ माँ जब लोगों के साथ वो ड्राइव पर जाती थी, वो बैठते थे तो वो देखती थी इस तरफ कई बार। अब डेफिनेटली नोट किया होगा, और इसके पीछे तो श्रापित भूमि थी। वहाँ इरुम्बाई जो संत थे, तो एक बार वहाँ के जो लोकल राजा थे ट्राइबल, उनके दरबार में कोई नर्तकी नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते करते उसका घुंघरू खुल गया। तो ये तो अपने चेतना में रहते थे, उठे जाके उन्होंने घुंघरू बांध दिया। आप सब लोग इसको ये संत है, कैसा संत है, बहुत कुछ बोला, उनको निकाल दिया। इरुम्बाई वो विलेज का नाम था, उससे वो चले गए। अब चले गए तो भूमि श्रापित हो गई। उसके बाद उसमें कुछ भी उगना बंद हो गया, धीरे धीरे फैमिन पड़ा। तो ये सब लोगों को, राजा को विजन में शिव जी आए कि ये तुमने किया है, उसका भुगत रहे हो, उन्हीं के पास जाओ। तो ये जाते हैं उनसे क्षमा मांगने। तो वो कहते हैं कि 300 वर्षों बाद जब यहाँ पूरी दुनिया से लोग आके जोतेंगे इस भूमि को, तो फिर से उर्वर हो जाएगी। दैट इज द बिगनिंग ऑफ ऑरोविल के पीछे जो जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। फिर वो ऑफ कोर्स आते हैं, माता जी बुलाती हैं सबको, ऑरोविल एक, तो वो एक नई टाउनशिप को, तो माता जी से किसी ने पूछा आप क्यों बना रहे हैं ऑरोविल, आश्रम तो है योग साधना करने के लिए। तो सारी बातें तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोली, लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि वो एक टाउनशिप है, वहाँ कंसेंट्रेटेड इंटेंस साधना के लिए नहीं है, वो एक ह्यूमन यूनिटी की तरफ बढ़ने वाला कदम है। और ह्यूमन यूनिटी का आधार केवल स्पिरिचुअल और डिवाइन कॉन्शियसनेस हो सकता है, और कोई आधार नहीं हो सकता है। तो उस आधार पे एक भूमि पर अगर ये हो जाए तो बाहर इसके रिपरकशन होंगे। तो माता जी ने स्पष्ट कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो, इसलिए ऑरोविल की मैंने स्थापना की है। क्योंकि किसी भी जगह अगर एक चीज़ स्थापित हो जाती है गढ़ बन के, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, बड़े पावरफुल होते हैं, इंटेंस होते हैं, पूरी सृष्टि में फैलते हैं। और वो बताती हैं कि अब तक लोग साथ आते रहे हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ऑरोविल में लोग साथ आए एक नई सृष्टि करने के लिए। तो उसका एक ऑकल्ट रिपरकशन है संसार के ऊपर। तो जो ऑरोविल में होगा वो संसार में जाएगा, और संसार की समस्याएं भी ऑरोविल में आएंगी। यही चीज़ आश्रम के साथ भी है। तो अभी ऑरोविल एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जो कई सारी जो उनकी प्रारंभ कैसे हुआ था ऑरोविल का, वैसे तो ह्यूमन यूनिटी के लिए एक्सट्रीम डिवीजन से प्रारंभ हुआ, टिपिकली सृष्टि में जैसे प्रारंभ होता है। मतलब सिर्फ फुड़ावल वाली बात आ गई थी, मर्डरस इंस्टिंक्ट। माँ को पता है कि ये शुरू में ही इसको टैकल कर लो, और फिर माँ फोकस करती थी इस पर कि मातृ मंदिर जितनी जल्दी बने उतना अच्छा है। उसको समझना मुश्किल होता है लोगों को। भगवान की सृष्टि तो इसी तरह से बनती है, जो भी ह्यूमन एलिमेंट से सब आ गए वहाँ पे आहुति के रूप में। और देखिए बनते बनते अब मातृ मंदिर भी बना। अद्भुत प्रॉब्लम्स हैं, वो आती हैं, अलग अलग लेवल पे आती हैं, और बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो वो उसके ऑकल्ट रिपरकशन है। इस योग में जो चीज़ ये एक लेबोरेटरी के रूप में है, श्री अरविंद आश्रम से जुड़े सारे स्थान और व्यक्ति, हम सब एक लिविंग लेबोरेटरी हैं। जो भी किसी वृत्ति पर विजय अपने अंदर प्राप्त करेगा, वो उस पर्टिकुलर वृत्ति पर पूरे संसार में उस चीज को आसान बनाएगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। और उसी तरह से कि सेंटर्स में भी कठिनाई आएगी, लेकिन जो भी विजय प्राप्त करेगा, किसी भी सेंटर में कोई समस्या का उसको मिलेगा समाधान कैसे भी करके, तो फिर उसके रिपरकशन उस तरह की समस्या के पूरे संसार में होंगे। और आसान समाधान नहीं है। समाधान
आप देखेंगे कि आश्रम और आश्रम से संबंधित, सोसाइटी से संबंधित जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं, आप देखेंगे इसका बाहरी समाधान मिलता ही नहीं है। वो समाधान अंदर में चेंज आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसके किसके अंदर आएगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऑरोविल इज ए ग्रैंड एक्सपेरिमेंट। अब वहाँ पे पैसा नहीं चल, आप ऑरोविलियन कोई बनता है तो अब वो मान लो आपको कुछ चाहिए तो ऑरोविल के किसी भी आप स्टोर में चले जाओ, जो आपका मन है जितना है आप उठा लो, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। मतलब आप एक कपड़ा या ऑरोविल का जो कपड़े की यूनिट है वहाँ चले गए तो आप 7-10 ले लीजिए। तो मैंने पूछा भी था, लेकिन ये मतलब कोई अगर कहते हैं, लेकिन अंदर से ही आपको आता है कि नहीं हम तो कभी भी आ सकते हैं, तो आप क्यों लोगे, स्टॉक क्यों करोगे? तो जितनी आवश्यकता होती है उतना लोग ले लेते हैं। किसी से कोई पैसा, कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं है विद इन ऑरोविल। भोजन के लिए अगर आप जाते हैं वहाँ भी आपको कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एक अलग तरह के समाज के निर्माण का, बहुत सारी समस्या संसार में मनी के ट्रांजैक्शन के कारण आती है। जब तक आपकी करेंसी वो भी हाथ में रहेगी तब तक वो ग्रीड रहेगी, तब तक ये समाज में ग्रीड रहेगी तो असंतुलन रहेगा, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, ये सब रहेंगी साथ में। अब सबको मिलेगा, सबके लिए है। आप जाइए, जो भी कपड़ा लेना है, खाना पीना, जो खेल कूद, सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है। आपकी नीड बस होनी चाहिए। आपको नीड है फिजिकल एजुकेशन की तो है, आप जाइए वहाँ पे, स्विमिंग करिए, सीखिए, हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मनी का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं। ऑरोविल की शिक्षा, स्कूल जब खुल रहे थे तो माता जी ने स्कूल का नाम दिया था, माँ पहले कहती हैं स्टिल दे वांट स्कूल्स, फिर उन्होंने नाम दिया था द लास्ट स्कूल, फिर खोल दिया एक स्कूल, द फ्यूचर फाउंडेशन। क्योंकि अब ह्यूमन माइंड है ना, वो नहीं कंसीव कर पाता है, लेकिन माँ का संकेत इस तरफ था हीलिंग स्पेस है, ये एजुकेशनल स्पेस है। लेकिन अब माँ ये नहीं कि आप वो यू कैच द आइडिया एंड मैनिफेस्ट, ये खेल है। क्योंकि अगर वो सब बता देंगी, वो ला के दे देंगी, तो इवोल्यूशन क्या हुआ? तो अब आप कैच करिए उस आइडिया को। उस आइडिया को कैच करने के लिए इंट्यूशन में अवेकन होना है हम सबको, तब वो चीज़ स्पष्ट होती है। अच्छा, स्कूल नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, पढ़ेंगे, मतलब ज्ञान की ओर तो जाएंगे ना। स्कूल नहीं का मतलब ये नहीं कि बच्चे घर में रहेंगे, तो फिर उसके पीछे क्या प्रयोजन है? नाउ यू हैव टू कैच दिस, ये ब्यूटी है, दैट इज एन एजुकेशनल स्पेस। पर उसके लिए समाज को भी तैयार होना है। अब ऑरोविल में तो है, डिग्री वगैरह नहीं है, आश्रम के स्कूल में भी डिग्री नहीं है। अब वहाँ तो है, माँ का एक विशेष कृपा है कि बच्चे करते ही हैं, बाहर जाते हैं, कोई समस्या होती नहीं है, पर डिग्री नहीं है। यू हैव टू टेक द चैलेंज। ठीक है, कल सुबह हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब 3 दिन बाद के बाद, श्री अरबिंदो की राइटिंग से डायरेक्टली, कि भारतवर्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और फिर उस पर बात होगी। हाँ, इकोरिज्म में जो श्री अरबिंदो कहते हैं, हाँ, उसमें फिर आता है दैट सेल्फ अपॉइंटेड वर्क। हाँ, स्वभाव नियत कर्म। तो ये सेल्फ अपॉइंटेड वर्क जो है, तो ये एक इंटरनल अपनी स्टेट है जिसमें हमने कोई चॉइस ली है, या ये इवन एक्सटर्नल वर्क के साथ में जुड़ी है? ये अल्टीमेटली इंटरनल है, और उसका सीधा जो हमारा स्वधर्म और स्वभाव से है। पर अब वो स्वधर्म अपने आप को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। तो वो होता तो सेल्फ अपॉइंटेड ही है कि आपकी प्रकृति के अंदर। अब वो चीज़ अगर बाहर भी दोनों का मैच हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर कई बार नहीं होता है। मेरे ही है, जैसे फॉर इंस्टेंस अल्टीमेटली पूरा है इस पर कि उसमें आनंद ले सके। हाँ, वो आपके अंदर भगवान का प्रकटन है, और उसका लक्षण ही ये होगा कि यू विल हैव द जॉय ऑफ इट। पर होता है कई बार आपको बाहरी, जो आप कहीं ना कहीं बाहरी कंटेक्स्ट में रहते हैं, हर कोई ये थोड़ी कि मैं अपना कर सकता है वैसा भी मनुष्य, पर कहीं ना कहीं आप बाहरी कंटेक्स्ट में रहते हैं,
तो हो सकता है कि बाहरी कंटेक्स्ट उसको सपोर्ट करे ना करे, ऐसी कई कई कहानियाँ हैं। तो फिर भी आपको वो सेल्फ अपॉइंटेड जो आपके अंदर वो चीज़ प्रकट हो रही है उसके हिसाब से रहना चाहिए। और अगर माता जी पे सरेंडर करते जाएं उसको, तो वो स्वयं बना देती इस तरह की परिस्थितियाँ और आप उसमें जुड़ जाते हो। फिर चाहे उसके लिए अवरोध आए, संसार से तो आते ही हैं, क्योंकि संसार तो एक मोल्ड में आपको डालना चाहता है। स्वधर्म स्वभाव की बात है। हर किसी के वो प्रकट नहीं होता है, तो उसको स्टडी करना पड़ता है। कई लोगों को, कई हैं जो बड़े फॉर्चुनेट हैं या डेवलप हो गए, अंदर में ही एक प्रकट होता है कि दिस व्हाट आई एम मेंट टू डू। पर कईयों को अपने टेस्ट, टेंडेंसीज, टेम्परामेंट को स्टडी करना होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, उसमें उनको जॉय आता है। इसलिए बहुत ही चेंजेस की ज़रूरत है, मतलब पूरा बुनियादी ढांचा हैज़ टू चेंज। एक बच्चा है, उसको ड्राइंग पेंटिंग में स्वभाव से ही, एक दूसरा है जिसको खेल कूद में अच्छा लगता है, तीसरे को रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, लीडरशिप अच्छी लगती है। तो आप ज़बरदस्ती उसको फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो जब अपने ही ट्रुथ को नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो उसके लिए लेकिन चाहिए वो पेरेंट्स को तो करेज, बाद में पहले समाज स्वीकार करे इस चीज़ को। सो इट्स ए चेंज, बिग चेंज। एट द सेम टाइम ये एटीट्यूड भी कि एक ही चीज़ को पकड़ के चलो और वही करते रहो तो उसका ये कर पाओगे, जबकि हो सकता है कि बहुत सारे तरह के स्ट्रीम्स में इंटरेस्ट भी। हाँ, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है, अगर कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक चीज़ को पकड़ के चलने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज उसका क्या होता है कि एक बहुआयामी अगर अंदर में व्यक्तित्व प्रकट हो गया है, तो वो जो बाकी पार्ट्स हैं नेचर के, वो सप्रेस हो जाते हैं, वो भी एक्सप्रेशन चाहते हैं। समस्या उसकी ये होती है। और अगर कई चीज़ें हैं तो आप कईयों में कर सकते हो। ऐसे हिस्ट्री में भी रही है, लियोनार्डो दा विंची जो मेनी साइडेड जीनियस थे, स्वयं माता जी के जीवन को देखें तो कई साइड्स में उनका ओपनिंग है और उन्होंने एक्सप्रेस किया है। सी अरविंद ने भी, रिवॉल्यूशनरी भी हैं, पोइट भी हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन उसमें से अंत में कोई एक चीज़ होगी जो आपका केंद्रीय बिंदु होगी। तो अगर कई तरफ ओपनिंग्स हैं तो बाय ऑल मीन्स उसमें करना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान है, वो हर तरह से एक्सप्रेस, जितना व्यक्ति डेवलप्ड होता है उतना ओपनिंग्स भी इस तरह की होती हैं। लेकिन कोई एक चीज़ होगी जो आपके डायरेक्ट, जो सबसे अधिक आपको सोल से कांटेक्ट सीधा उससे निकलती है, जिसमें इट्स मोस्ट नेचुरल, तो वो केंद्र में रखें। तो इसके लिए मैं तो ये सलाह देता हूँ कि अब जैसे बच्चे हैं रेगुलर उसमें, तो अब नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट उसको एज ए पैरेलल स्ट्रीम डेवलप करें। जो कंसेप्ट है ना हॉबीज़ का, इट्स ए रॉन्ग वर्ड, बट अब कहते हैं ना, अब जो सिचुएशन है उसमें आप क्या करोगे। और फिर मैं उनको कहता हूँ लेकिन स्मरण रहे, जब आप डेवलप होगे, अगर ये चीज़ आपके अंदर से खूब इनर स्ट्रीम, गुप्त सरस्वती अगर बाहर आ रही हैं, देन टेक दिस एंड लीव द अदर, जो आपके ऊपर समाज और व्यवस्था के कारण आई हैं। और मैं जानता भी हूँ ऐसे कुछ बच्चों को जिन्होंने बहुत सुंदर चेंज हुआ उनके लाइफ में। हिस्ट्री में भी इस तरह के लोग हैं जो डॉक्टर थे, लेकिन उनके एक एक्टिंग में उनकी रुचि थी, उन्होंने फिर ये ड्रॉप कर दिया एंड दे बिकेम वेरी गुड, क्योंकि उनकी नेचुरल थी। म्यूजिशियंस, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली इनकरेज नहीं की जाती हैं। स्पोर्ट्स पीपल, अब ये चीज़ों में स्वीकृति हो रही है। और जब आप एक नेचुरल उसको नहीं जाके आर्टिफिशियल, तो उसके बड़े घातक परिणाम भी होते हैं। आपने सुना होगा ना, वो सुसाइड किया था उसने, फिल्म एक्टर सुशांत सिंह। तो एक्चुअली उसके जीवन की प्रोफाइल को देखो, तो वो जीवन की प्रोफाइल उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, स्पेस को एक्सप्लोर करना, फिलॉसफी, इसमें उसकी रुचि थी। लेकिन अब होता है ना, अरे तो फिल्म कर ले, किसी ने करा दिया, पैसा मिल गया। अब पैसा मिला तो वो ले गया एक दिशा में, ड्रग्स व्रग्स जो भी दिशा में गया, अल्टीमेटली सैड एंडिंग। कभी खुश नहीं रह पाया। क्यों खुश नहीं रह पाया? क्योंकि वो अपना जीवन जी ही नहीं रहा था। वही अगर इस दिशा में जाता शायद कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपना जीवन जीता। तो
जब आप कोई भी लीड योर ओन लाइफ, मतलब अपने ही ट्रूथ को जब एक्सप्रेस करते हो, तो लाइफ में जॉय इमीडिएटली मिलता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. आपको धन चाहिए, लेकिन जस्ट टू मेंटेन द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल राइट, उतना तो मिल जाता है. लेकिन मुख्य चीज़ है टू एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ. कल ही से बात हो रही थी, मैंने यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल भी रही है पिछले वर्ष में. उनका बेटा जर्मनी जा रहा है, तो जा रहा है पीजी के लिए, लेकिन उसका मेन जो उसका अपना इनर रीज़न है कि उसको वहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए जाना है. एग्जैक्टली. और ये चीज़ अब समाज में एक्सेप्टेंस भी आ रही है. मोर एंड मोर पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि वो अब बदल रहा है ना, बहुत प्रेशर है सुप्रामेंटल के कारण चेंज का. तो अपने आप ये चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, लोग जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, और ओपनिंग्स भी हैं, आप अर्न भी कर सकते हो इन चीज़ों के थ्रू. तो बहुत अभी परिवर्तन अभी तो प्रारंभ हुआ है. आश्रम में वो 10th 11th तक वो मतलब उस स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, नॉलेज तक, अंत तक. पर आपको चुनाव करना होता है. और फंडामेंटल सबका पता है. ऐसा नहीं है, आपको चुनाव एक लिमिट तक, 5वीं 6वीं तक, फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा आपके ऊपर चुनाव किया जाता है. देखा है कि जैसे मेरे को तो सारे सब्जेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मेरे प्रॉब्लम आती है, इसको फिजिक्स नहीं आती, इसको समझाए कैसे, इसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ, इसको रिजर्व बैंक क्या कर रही है, क्यों कर रही, समझ में नहीं आता है, इसको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती, इंटरनेशनल सिर्फ IT आता है, इसको बायोलॉजिकल में बॉडी के फंक्शन. बिल्कुल, उसको नहीं समझाइए. हाँ, मत समझाइए, नहीं तो बेचारा परेशान हो जाएगा. पर ये है कि हाँ, तो आश्रम स्कूल में भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सारे, पर नॉलेज में तो निश्चित. और जहाँ तक मैं जानता हूँ, लास्ट में जो जिसको हम यहाँ की 11th 12th कहते हैं, वो फ्रीडम चॉइसेस की शुरू हो जाती हैं. नॉलेज में तो पूरी की पूरी लास्ट 3 ईयर्स आपकी चॉइस है. कोई हाँ, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसको किस तरह से आप इम्पार्ट करते हो, क्लासिकल क्लासरूम मेथड से. और हर सब्जेक्ट, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ हो जाए, वेदांतिक साइंस कैसे करते थे, हर सब्जेक्ट में हर चीज़ है. आप ह्यूमन बीइंग को स्टडी अगर कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, सब कुछ है उसके अंदर. आप किसी भी चीज़ को पिकअप करें, तो ये यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आना चाहिए. आप पॉलिटिकल साइंस भी आपको समझना है तो अपने शरीर में आप समझ लेंगे कि अगर डिफरेंट पार्ट्स एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और हारमोनियसली चल रहे हैं. हारमोनियसली कैसे चलें जब आपका लक्ष्य एक हो. अब भारतीय पॉलिटिक्स के उसमें अगर ले जाएं या किसी भी जगह की, पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु क्या है, राष्ट्र है. अगर राष्ट्र आपके केंद्र में नहीं है, आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया, तो आप अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट कर रहे हो. जैसे ह्यूमन बॉडी है, अलग अलग ढंग से सब कार्य करते हैं, लेकिन केंद्र तो है ना कि माई बॉडी शुड बी नरिश्ड. तो कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो राष्ट्र को विश्वास ही नहीं करती है, उसको नष्ट ही करना चाहती है, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो आपको, वो घातक है. तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बच्चे को केवल एनाटॉमी से समझा सकते हैं, और बच्चे इसमें समझ जाएंगे, कनेक्ट करेंगे कि हाँ सच बात है, वही कैंसर होता है. तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होंगी, सबके अपने एजेंडा होंगे, लेकिन राष्ट्र विमुख नहीं हो सकते हैं, राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते हैं. राष्ट्र विरोधी कब, जब आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को ला रहे हैं जो राष्ट्र की पूरी अस्मिता को, सुरक्षा को बिल्कुल खतरे में डाल सकता है. ये नहीं कर सकते आप. बाकी आप करो आइडियोलॉजी, आपकी अपनी अपनी सोच है. तो ये चीज़ अब लोग अवेकेंड हो रहे हैं. ऐसी एनार्किस्ट टेंडेंसीज हैं ऐसी टेंडेंसी, वो बड़ी स्पष्ट है कि हम, कोई खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कोई चीन को सपोर्ट कर रहा है. तो अब ये अवेकन होना चाहिए, आई एग्री विद यू. लेकिन आप वो अवेकनिंग अलग से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी तत्व को उठाएंगे, प्रकृति सबसे बड़ी टीचर है, उसमें सब मिल जाता है. कैसे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स, सब कुछ है प्रकृति के अंदर. पिंड में ब्रह्मांड है, तो वैसे पढ़ाई जानी चाहिए. हाँ, नियर टू फार,
वैसे समझानी चाहिए। आर्ट है, आप वहाँ से प्रारंभ करो, तो वो उसके लिए अभी समय है, पर आनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर सब कुछ है। कंपार्टमेंटलाइज स्टडी इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी वे, क्योंकि उसमें आप लिंक मिस कर रहे हो। फिजिक्स बताती है क्वांटम वर्ल्ड है, अब आपको बायोलॉजी बताती है सेल है, दोनों का क्या संबंध है? मिसिंग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वांटम वर्ल्ड का इससे क्या संबंध है, और है। लेकिन वो आप तब जब आप एक यूनिटी के रूप में हर एक विषय को लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर इन एवरी सब्जेक्ट। आप इस पर फोकस करिए, लेकिन उससे बाकी सब कुछ जो है कनेक्टेड, उसको लाइए। ओके, कल मिलते हैं।